फ्रेंड्स, हिस्ट्री 360 की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में हम लोग भारत की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में देखेंगे, जैसे हिमालय पर्वत है, विंध्याचल है, सतपुड़ा है। इस तरह की जितनी भी इम्पोर्टेंट पर्वत श्रृंखलाएं हैं, सभी को हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो जिस पहली पर्वत श्रृंखला को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अरावली पर्वत श्रृंखला। अच्छा, जो अपना अरावली है ये एक वलित पर्वत है। वलित पर्वत क्या होता है? पृथ्वी में देखिए अलग अलग प्लेट है। जब ये प्लेट आपस में टकराती हैं तो बीच में जो अवसाद है, कंकड़ पत्थर इत्यादि, ये ऊपर उठ जाता है, यानी कि इसमें वलन हो जाता है और इसी की वजह से वलित पर्वत का निर्माण होता है। तो हमारा जो अरावली है ये वलित पर्वत है, लेकिन ये बहुत ज्यादा पुराना है। अब देखिए, एक समय ऐसा था जब ये आज आप भारत को यहाँ यूरेशिया से जुड़ा हुआ देख रहे हैं, पर एक समय पे जो हमारा भारत देश है वो यहाँ पर नहीं था, बल्कि दक्षिणी ध्रुव के पास में था। तो जो वो काल था जबकि भारत यूरेशिया प्लेट का हिस्सा नहीं था, उस समय का अरावली पर्वत है। अब देखिए, अगर कोई बहुत ज्यादा पुराना पर्वत होगा तो उस पे बहुत सारी नदियां बहती रही होंगी लंबे समय तक, और नदी क्या करती है? अपर्दन करती है। अपर्दन को सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए कि पर्वत को काटती है। तो हमारे पर्वत का लगातार अपर्दन होता रहा होगा। इसके साथ ही इसकी चट्टानें तापमान वगैरह की वजह से छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती रही होंगी। तो इतने लंबे समय में क्या हुआ है कि जो अरावली पर्वत है इसका अपर्दन हो गया है, यानी कि नदियों वगैरह ने इसको काट करके काफी छोटा कर दिया है। पहले के समय में यह अरावली बहुत ऊंचा रहा होगा, लेकिन नदियों ने इसको काट के अपर्दित करके काफी छोटा कर दिया, और इसीलिए आज हम लोग जिस अरावली को देखते हैं वो इतना ज्यादा ऊंचा नहीं है। तो सबसे पहले तो अरावली पर्वत को हम लोग मैप पे देख लेते हैं। देखिए, इस वाले मैप में जब आप देखेंगे तो ये गुजरात से शुरू हो रहा है और दिल्ली तक फैला हुआ है। इस पूरे क्षेत्र में अरावली पर्वत फैला है। जब आप भारत के इस कंप्लीट मैप में देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ पर ये पूरा अरावली पर्वत फैला हुआ है गुजरात से दिल्ली तक। तो एक बात तो आपको क्लियर हो गई कि गुजरात से दिल्ली तक अरावली पर्वत का विस्तार है। हालांकि इससे आगे भी जाता है, लेकिन फिर वो विजिबल नहीं रह जाता है। आगे अभी हम लोग इस चीज को देखेंगे। तो अगर अरावली पर्वत श्रेणी हम लोगों से पूछा जाए पूरे कितने क्षेत्र में फैली है, तो 692 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में अरावली पर्वत श्रृंखला फैली है। गुजरात से ये शुरू होती है, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा। तो गुजरात में चंपानेर है, पालनपुर है, इन क्षेत्रों से ये शुरू होती है। यहाँ पर अरावली पर्वत बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं मिलेगा। इसके आगे जब आप जाएंगे तो आपको अरावली पर्वत पे कुछ ऊंची चोटियां मिल जाएंगी। जैसे माउंट आबू के पास 1722 मीटर ऊंची चोटी है, जिसको हम लोग गुरु शिखर कहते हैं। तो एक बात तो आपको पता चल गई कि गुरु शिखर का संबंध अरावली पर्वत से है, और 1722 मीटर ऊंची ये चोटी है। इसके बाद देखिए, जब आप आगे जाएंगे, यानी कि उदयपुर वगैरह से जब आप आगे जाएंगे राजस्थान से दिल्ली की तरफ, तो अरावली पर्वत की ऊंचाई आपको कम होती हुई दिखाई देगी। और जब देखिए आप दिल्ली पहुंचेंगे तो आपको केवल एक दो छोटी छोटी पहाड़ियां दिखेंगी, जिसका एक उदाहरण है रायसीना हिल। तो ये जो रायसीना हिल है ये आपके दिल्ली में है, और इसके ऊपर सरकारी कार्यालय बने हैं, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक। तो जो बहुत ज्यादा भारत के इंपॉर्टेंट सरकारी कार्यालय हैं वो रायसीना हिल पर ही बने हैं। इसके बाद जब आप देखिए दिल्ली में पहुंचे हैं तो इसकी औसत ऊंचाई रह गई अरावली पर्वत की 400 से 600 मीटर, और यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि अब अरावली पर्वत समाप्त हो गया, लेकिन समाप्त नहीं होता है। आगे ये हरिद्वार तक जाता है, यानी दिल्ली से भी आगे जो उत्तराखंड राज्य में हरिद्वार है वहां तक अरावली पर्वत जाता है। लेकिन दिखाई क्यों नहीं देता है? क्योंकि अंडरग्राउंड हो जाता है, यानी कि यहां से आगे जो अरावली पर्वत है दिल्ली से आगे, वो जमीन के नीचे है। और अरावली पर्वत
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम को कर रहा है। जो ये अंडरग्राउंड अरावली पर्वत है, इसकी वजह से सिंधु का जल, जो सिंधु नदी है, इसका जल भारत के एक दिशा में जाता है, जबकि जो गंगा और इसकी सहायक नदियां हैं, इसका जल मैप पर देखिए, जो गंगा और इसकी सहायक नदियां हैं, इनका जल दूसरी दिशा में जाता है। जल विभाजक का मतलब ही होता है जिसके द्वारा जल को दो भागों में विभाजित कर दिया जाए, यानी कि एक धारा एक तरफ और दूसरी धारा दूसरी तरफ जाए। तो अरावली पर्वत इसी तरह के जल विभाजक का काम करता है। किन नदियों के बीच में? सिंधु और गंगा नदियों के बीच में। इतना आपको डिटेल में इसलिए बता रहा हूं, ऐसा ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। देखिए, जो अपना अरावली पर्वत है, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो ग्रेनाइट और नीस की चट्टानों से बना है। ये चट्टानों के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो ग्रेनाइट और नीस की ये पहाड़ियां डूंगरपुर, उदयपुर, नाथद्वार, भीलवाड़ा के पूर्व में उदित होती हैं। यानी इन स्थानों से ये आपको ग्रेनाइट और नीस की पहाड़ियां स्टार्ट होती हुई दिखाई देंगी। और जब अजमेर के पास आप अरावली को देखेंगे तो वहां पर ये ग्रेनाइट और नीस की पहाड़ियां समाप्त होती हैं। अपने अरावली पर्वत को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक हो गया सांभर सिरोही पर्वतमाला और दूसरा हो गया सांभर खेतरी पर्वतमाला। यानी अरावली पर्वत के ही दो भाग हो गए। तो सांभर सिरोही पर्वतमाला में अधिकतर जो अरावली के ऊंचे शिखर हैं वो शामिल हैं, जैसे कि माउंट आबू का जो गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई हम लोगों ने 1722 मीटर देखी, ये भी अपनी सांभर सिरोही पर्वतमाला का हिस्सा है। और जो सांभर खेतरी पर्वतमाला है, इसमें 3 विच्छिन्न कटकीय क्षेत्र, यानी कि आपको रिजेस के एरिया यहां पर मिल जाएंगे। देखिए, अरावली पर्वत हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है। एक बात तो हो गई, बहुत सारे खनिज संसाधन, प्राकृतिक संसाधन आपको अरावली से मिल जाते हैं। और इसके साथ ही इसकी और प्रॉपर्टी एक है, आप यहां पर मैप में देखिएगा। देखिए, यहां पर ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, यानी कि एक बहुत बड़ा हमारा थार का मरुस्थल है। लेकिन अब ये जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट की रेत है, ये हवा के साथ उड़ के इन वाले क्षेत्रों में नहीं आ पाती है। क्यों? क्योंकि बीच में अरावली पर्वत है और ये अरावली पर्वत इस मरुस्थल को फैलने से रोकता है। अगर ऐसा ना होता तो बहुत बड़ा भारत का क्षेत्र होता जहां पर रेत फैली होती और इसकी वजह से खेती वगैरह नहीं हो पाती। लेकिन एक समस्या है कि आज अरावली पर्वत को बहुत तेजी से खनन वगैरह का काम हो रहा है इस पे, जिसकी वजह से अरावली पर्वत नष्ट हो रहा है और मरुस्थल फैल रहा है। तो फिर से टॉपिक पे आते हैं। देखिए, अरावली पर्वत का जो पश्चिमी भाग मारवाड़ एवं पूर्वी भाग है वो मेवाड़ कहलाता है। पश्चिमी भाग मारवाड़, पूर्वी भाग मेवाड़। और यहाँ से बहुत सारी नदियां निकलती हैं, जैसे बनास, लूनी, साखी, साबरमती। इस पर्वतमाला के केवल दक्षिणी क्षेत्र में सघन वन मिलते हैं, यानी अरावली का जो दक्षिण वाला हिस्सा है, गुजरात तरफ वाला, वहां पर आपको वन वगैरह मिल जाएंगे। इसके अलावा अधिकतर जो अरावली है, इसके ऊपर आपको रेतीली और पथरीली भूमि दिखाई देगी। चलिए फटाफट कुछ अरावली के बारे में तथ्य देख लेते हैं, जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अरावली गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा से होकर के दिल्ली तक जाता है और यह भारत ही नहीं, विश्व का प्राचीनतम पर्वत में से एक है। प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पश्चिमी सिरे पर अरावली का विस्तार है, यानी कि भारत का जो उत्तर पश्चिमी हिस्सा है वहां पर अरावली पर्वत फैला है। इसकी सबसे ज्यादा लंबाई राजस्थान में है, यानी कि अरावली पर्वत किस राज्य में सबसे ज्यादा है? तो राजस्थान में। यह दुनिया का सबसे प्राचीन वलित पर्वत है और धीरे धीरे इसका अपरदन होता गया है। आज ये केवल अवशिष्ट पर्वत के रूप में बचा है। इसकी लंबाई 692 किलोमीटर है। चौड़ाई की बात करें तो गुजरात की तरफ अरावली पर्वत ज्यादा चौड़ा है और जैसे जैसे दिल्ली की तरफ आप जाएंगे तो इसकी चौड़ाई कम होती जाएगी। उदयपुर में हमारे अरावली पहाड़ को जग्गा पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है और इसमें भारत के संगमरमर के सबसे बड़े भंडार हैं, यानी कि भारत का संगमरमर जो सबसे ज्यादा मिलता है वो अरावली पर्वत से मिलता है। इसके साथ ही देखिए, उदयपुर शहर, जिसको पूर्व का वेनिस कहते हैं,
ये अरावली के दक्षिण ढलान पे स्थित है। बनास, लूनी और साबरमती जैसी नदियां जो हैं अरावली से होकर गुजरती हैं। अलवर के पास यानी कि जो अलवर स्थान है, यहाँ पर अरावली को हर्षनाथ की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। दिल्ली में इसको दिल्ली पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। और दिल्ली में राष्ट्रपति भवन जो है वो रायसीना, जो अरावली का ही हिस्सा है, रायसीना हिल्स या रायसीना पहाड़ियां, इसके ऊपर राष्ट्रपति भवन बना है। खनिजों में यहाँ से शीशा, तांबा, जस्ता इत्यादि मिल जाते हैं। अरावली का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। ये राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू के पास स्थित है। यानी कि माउंट आबू के पास सिरोही जिले में गुरु शिखर पर्वत श्रेणी है, जिसका संबंध अरावली से है। देखिए, अरावली पर्वत की कुछ और भी चोटियां हैं, जैसे शेर हो गई सिरोही जिले में, रघुनाथगढ़ हो गई सीकर में, अचलगढ़ हो गई सिरोही में और दिलवाड़ा हो गई सिरोही में। तो इनका नाम खासकर वो स्टूडेंट याद रखें जो राजस्थान के स्टेट लेवल के एग्जाम देते रहते हैं, जैसे पीसीएस का एग्जाम है, आरपीएससी के एग्जाम्स हैं। इनको जो स्टूडेंट अटेम्प्ट करते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि अरावली पर्वत को ज्यादा डिटेल में याद रखें। अब हम लोग बात करेंगे हिमालय पर्वत श्रृंखला की। तो हिमालय पर्वत जो है, यहाँ पर आप पहले तो चित्र में देखिए, ये पूरा जो आपको कलरफुल पार्ट दिखाई दे रहा है ऊपर का अलग अलग कलर से, ये हिमालय पर्वत के ही अलग अलग हिस्से हैं। और हमारा हिमालय पर्वत यहाँ पर आप अगर देखें पश्चिम से, देखिए ये पश्चिम हो गया, इधर ये आपका पूर्व हो गया। तो पश्चिम से पूर्व आपको ये पूरा हिमालय पर्वत फैला हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग कहें हिमालय पर्वत कितने देशों में फैला है, तो 7 देशों की सीमाओं में हिमालय पर्वत फैला है। कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार। इन सभी देशों में हिमालय पर्वत का कुछ कुछ हिस्सा है। अब हम लोगों ने देखा कि हिमालय पर्वत पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर फैला है। तो पश्चिम में जो इसका अंतिम बिंदु हो गया वो कह लीजिए नंगा पर्वत हो गया। यानी पश्चिम में नंगा पर्वत से और पूर्व में जो नमचा बरवा है, या नामचा बरवा भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा, पश्चिम में नंगा पर्वत से पूर्व में नामचा बरवा तक हमारा हिमालय पर्वत फैला हुआ है। अच्छा देखिए, जो हमारा हिमालय पर्वत है इसमें बेसिकली 3 तरह की आपको पर्वत श्रेणियां दिखाई देंगी। एक आपकी कहलाती है महान हिमालय। यहाँ पर देखिए, महान हिमालय को इस तरह से दिखाया गया है। ये जो आप डॉटेड सीक्वेंस देख रहे हैं, जैसे कि ये देखिए, ये वाला जो पूरा हिस्सा है हल्के नारंगी रंग पे काले रंग के बिंदु जो रखे गए हैं, ये पूरा हिस्सा जो फैला है ये आपका वृहद हिमालय हो गया। इसके बाद आ जाता है मध्य हिमालय। तो मैप पर आपको जितना भी ये पीले रंग का हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये येलो कलर से फैला हुआ, ये पूरा का पूरा आपका मध्य हिमालय है। और इसके ठीक नीचे ये वाला जो ग्रे वाला हिस्सा है, इसको हम लोग शिवालिक हिमालय कहते हैं। तो 3 हिस्से हो गए। सबसे ऊपर आपको वृहद हिमालय यहाँ पर दिख रहा है, उसके बाद मध्य हिमालय जो येलो कलर से, और ग्रे कलर से आपको शिवालिक हिमालय दिख रहा है। अगर हम लोग कहें ये हिमालय पर्वत जो पश्चिम से पूर्व में फैला है, इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो 2400 किलोमीटर की लंबाई में ये पर्वत फैला है। तो अपने हिमालय के 3 हिस्सों को हम लोगों ने देख लिया, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। लेकिन इसके साथ ही हिमालय में एक और भाग है जिसको ट्रांस हिमालय कहते हैं। तो ये जो ऊपर आप रेड कलर का पूरा फैला हुआ पार्ट देख रहे हैं, इसको ट्रांस हिमालय कहते हैं। और जो ट्रांस हिमालय है, इसके ऊपर कैलाश और कराकोरम जैसी पर्वत श्रेणियां हैं। तो अभी कराकोरम वगैरह को आगे हम लोग देखेंगे भी। और कैलाश मानसरोवर यात्रा का आपने नाम सुना होगा, जो चीन से होकर के जाना पड़ता है। तो ये जो कैलाश है और कराकोरम है, ये बेसिकली इसी ट्रांस हिमालय के हिस्से हैं, जिसको मैप पर रेड कलर से दर्शाया गया है। थोड़ा थोड़ा करके देखिए, मैं आपको मैप भी पढ़ाता रहूंगा, जिससे आपको जो अलग अलग पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनकी लोकेशन भी पता हो। तो जो माउंट एवरेस्ट है 8848.86 मीटर ऊंची, ये पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और अगर आप इसको मैप पर देखें तो ये देखिए, यहाँ पर लिखा है माउंट एवरेस्ट। तो यहाँ पर आपको माउंट एवरेस्ट मिलेगी।
माउंट एवरेस्ट को नेपाली में सागर माथा और चीन में चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दूसरी चोटी आ जाती है नंदा देवी। यहाँ पर देखिए, ये आपको एक त्रिभुज जैसा बना दिख रहा है, मैप पर आप देखिए, ये आपकी नंदा देवी है। तो जो आपकी नंदा देवी शिखर है, ये दुनिया का 23वां सबसे ऊंचा शिखर है और पूरी तरह से भारत के अंदर है। इसके साथ ही जो K2 है, जिसको गाडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, यहाँ पर देखिए, ये K2 है, यहाँ पर ये त्रिभुज जैसा बनाया गया है, ये आपकी K2 हो गई। तो जो K2 है, ये उत्तर पूर्वी कराकोरम रेंज में स्थित है। यहाँ पर देखिए, ये कराकोरम लिखा हुआ है। तो कराकोरम जो रेंज है, इसी का हिस्सा हो गई K2। और ये जो K2 है, इस समय कहाँ पे है? गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में, यानी कि भारत का जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो भारत का है लेकिन वर्तमान समय में पाकिस्तान के कब्जे में है, इस पीओके में ये K2 अपनी श्रेणी स्थित है। और अगर माउंट कंचनजंगा की बात करें तो यहाँ पर देखिए, ये लिखा है कंचनजंगा। तो जैसा कि अभी मैंने आपको मैप के ऊपर दिखाया कि हिमालय के अंतर्गत 4 हिस्से आ जाते हैं, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। अब इन्हीं को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वृहद हिमालय की। देखिए, वृहद हिमालय के कई सारे नाम हैं, जैसे सर्वोच्च हिमालय, ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय और हिमाद्री हिमालय। जो अपना वृहद हिमालय है, इसको ट्रांस हिमालय से अलग करता है एक शचर जोन। देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं रेड कलर से ऊपर, ये आपका ट्रांस हिमालय है और ये वाला जो पूरा हिस्सा है, ये आपका वृहद हिमालय है। और इसके बीच में यहाँ पर देखिए, इंडो तिब्बत सचर लिखा हुआ है। तो ये जो इंडो तिब्बत सचर है, इसके द्वारा अपना ट्रांस हिमालय और जो वृहद हिमालय है, ये दोनों अलग अलग होते हैं। वृहद हिमालय हिमालय के सभी श्रेणियों में सबसे ऊंचा है, यानी कि जो सबसे ऊंचे शिखर मिलते हैं वो वृहद हिमालय पर मिलते हैं। वृहद हिमालय का विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत से पूर्व में नामचा बारवा चोटी तक है, यानी कि जो अभी हम लोगों ने देखा था हिमालय का पश्चिमी और पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु हम लोगों ने नंगा पर्वत और पूर्वी बिंदु को नमचा बरवा देखा था। तो ये वृहद हिमालय के ही हिस्से हैं। देखिए, जो नामचा बरवा पर्वत श्रेणी है, ये तिब्बत के अंतर्गत आती है। देखिए, विश्व की कुछ जो सबसे ऊंची चोटियां हैं वो वृहद हिमालय का ही हिस्सा हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, जिसका नाम सभी जानते हैं, कंचनजंगा, इसके साथ ही मकालू, धौलागिरी और अन्नपूर्णा। तो एवरेस्ट और कंचनजंगा को ऑलरेडी हम लोग मैप पे देख चुके हैं। देखिए, धौलागिरी कहाँ पे है? ये आपकी धौलागिरी दिखाई गई है मैप पर। देखिए, अन्नपूर्णा यहाँ पर हो गई, ये आपकी अन्नपूर्णा हो गई। और जो आपकी मकालू पर्वत श्रेणी है, यहाँ पर ये आपकी मकालू पर्वत श्रेणी हो गई। तो ये सारी जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं, ये आपको वृहद हिमालय में मिलेंगी। तो वृहद हिमालय के अंतर्गत ये जो चोटियां आती हैं, इसमें से एवरेस्ट है नेपाल में, कंचनजंगा है सिक्किम में, मकालू है नेपाल में, धौलागिरी है नेपाल में और अन्नपूर्णा है नेपाल में। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है मिलान करने को, तो ये आपको याद रखना होगा। अब बात करेंगे लघु हिमालय या मध्य हिमालय की, जिसको चित्र में येलो कलर से दिखाया गया है। देखिए, ये जो लघु हिमालय है, इसकी औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर है और इसके शिखर की जो औसत ऊंचाई है, इसके अलग अलग शिखरों की, वो 3700 मीटर से 4500 मीटर तक है। अच्छा, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पश्चिम में चौड़ा है और जैसे जैसे पूर्व की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ये पतला होता जाता है। इसी वजह से इसका अस्तित्व केवल नेपाल तक ही है। और देखिए, हमारा जो ये मध्य हिमालय है, ये 5 पर्वत श्रेणियों में बटा है। एक हो गई पहली आपकी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जो जम्मू कश्मीर में है। उसके आगे आपका धौलाधर, जो हिमाचल प्रदेश में है। उसके आगे मंसूरी, जो आपका उत्तराखंड में है, जिसका नाम आप सब जानते हैं। फिर आपकी महाभारत श्रेणी, जो नेपाल में है, और नाग टिब्बा श्रेणी, जो नेपाल में है। तो इन 5 पर्वत श्रेणियों में हमारा लघु हिमालय बटा हुआ है। अब बात करेंगे शिवालिक हिमालय की, जो हिमालय का सबसे बाहरी हिस्सा है, ये वाला ग्रे कलर से। तो ये सबसे बाहरी और नवीन हिमालय है, यानी इसका निर्माण अभी नया ही हुआ है। इसकी चौड़ाई 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में है
और इसकी औसत ऊंचाई 900 मीटर से 1200 मीटर तक है, यानी कि कोई बहुत ज़्यादा ऊंचे शिखर इस पे नहीं मिलते हैं। मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में जो घाटियां पाई जाती हैं उसको हम लोग दून या द्वार के नाम से जानते हैं। जैसे देहरादून है, हरिद्वार है, ये सारे आपके जो नगर हैं ये मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में हैं और इनको दून और द्वार के नाम से जानते हैं। यहाँ पर मौसम अच्छा होता है, कृषि योग्य भूमि पाई जाती है जिसकी वजह से ज्यादा जनसंख्या यहाँ पर रहती है। शिवालिक पर्वत के निचले भाग को तराई कहते हैं। जब आपको नदियों के बारे में मैं पढ़ाऊंगा नदियों की क्लास में, वहां पर तराई को डिटेल में आपको बताऊंगा। तो शिवालिक पर्वत के निचले भाग को तराई कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे वन होते हैं और दलदली जमीन है। देखिए, गार्ज का मतलब होता है नदी जब पर्वत का अपरदन करके बहुत गहरा अपना रास्ता बनाती है तो उसको हम लोग गार्ज कहते हैं। तो सिंधु नदी का गार्ज एक तरफ है और एक तरफ आपकी दिहांग गार्ज है जो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। अब देखिए, हम लोग ट्रांस हिमालय की बात करेंगे। तो यहाँ पर ये जो लाल पट्टी है ये ट्रांस हिमालय को दर्शाती है। देखिए, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो जम्मू कश्मीर राज्य है इसकी 3 पर्वत श्रेणियों को शामिल किया जाता है। कौन कौन सी? कराकोरम लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी। तो ये देखिए, यहाँ पर सबसे ऊपर ये कराकोरम लिखा है, ये आपकी कराकोरम पर्वत श्रेणी है। और इसके आगे ये आपकी यहाँ पर लद्दाख पर्वत श्रेणी है और ये यहाँ पर जास्कर लिखा है, ये आपकी जास्कर पर्वत श्रेणी है। तो कराकोरम, लद्दाख और जास्कर, इन तीनों पर्वत श्रेणियों को ट्रांस हिमालय में शामिल किया जाता है। इसको पार हिमालय के नाम से भी जानते हैं। कराकोरम ट्रांस हिमालय के सबसे उत्तर में स्थित है, यानी कि ट्रांस हिमालय की जो सबसे उत्तर में श्रेणी है वो कराकोरम है। और देखिए, जो हिमालय का उत्थान है वो टेथिस सागर में जमा अवसादी मलबों की वजह से हुआ था। यानी कि एक तरफ अपना भारत की प्लेट थी, दूसरी तरफ यूरेशिया की प्लेट थी और बीच में एक टेथिस सागर था जिसमें मलबा जमा था। यही मलबा, ये दोनों प्लेट आपस में जब टकराई तो यही मलबा ऊपर उठ गया और हिमालय पर्वत का जन्म हुआ। लेकिन जो ट्रांस हिमालय है इसका निर्माण टेथिस सागर में अवसादी मलबों से नहीं हुआ है और ये यूरेशियन प्लेट का भाग है। तो आप मोटा मोटा इतना याद रख लीजिए कि ट्रांस हिमालय यूरेशियन प्लेट का भाग है और इसका निर्माण जो टेथिस सागर का मलबा है इसकी वजह से नहीं हुआ है। ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से पहले ही हो चुका था, यानी कि जो ट्रांस हिमालय है ये हिमालय से भी प्राचीन है। अधिक ऊंचाई होने के कारण ट्रांस हिमालय जो है ये वर्ष भर बर्फ से आच्छादित रहता है, यानी पूरे साल यहाँ पर हिम जमी रहती है और इसी वजह से यहाँ वनस्पतियां नहीं मिलती हैं। देखिए, हम लोगों ने देखा था यहाँ पर मैप में, देखिए ये जो अपनी कराकोरम है ये ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है। इसके साथ ही अगर भारत की भी सबसे उत्तरी श्रेणी आपसे पूछी जाए तो वो भी कराकोरम ही है। कराकोरम पर्वत श्रेणी पर 4 ग्लेशियर मिल जाते हैं, सियाचिन, हिस्पर, व्याफो और बाल्टोरा। कराकोरम पर्वत श्रेणी का विस्तार पूर्व में तिब्बत तक है, यानी तिब्बत तक ये फैली है। तिब्बत में कराकोरम को कैलाश श्रेणी कहते हैं। कराकोरम पर्वत श्रेणी के दक्षिण में लद्दाख पर्वत श्रेणी है जो अभी हम लोगों ने देखी, ये अपनी लद्दाख पर्वत श्रेणी दक्षिण में है कराकोरम के। और लद्दाख पर्वत श्रेणी पे ही राकापोशी शिखर है। तो क्वेश्चन आ जाए, राकापोशी शिखर किस पर्वत श्रेणी पे है? तो ट्रांस हिमालय की लद्दाख पर्वत श्रेणी पर यह है। राकापोशी शिखर दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है, बहुत शार्प इसका ढाल है। देखिए, हम लोग कराकोरम जो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। तो कराकोरम रेंज की लंबाई 500 किलोमीटर है और पृथ्वी की बहुत सारी जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो आपको इस कराकोरम पर मिल जाएंगी। अच्छा, केटू जो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है 8611 मीटर ऊंची, ये भी कराकोरम रेंज पे है। ये देखिए यहाँ पर मैप में, देखिए यहाँ पर कराकोरम रेंज आपको दिखाई दे केटू रेंज आपको दिखाई दे रही है। हिंदुकुश कराकोरम रेंज का ही एक विस्तार है जो अफगानिस्तान में है। यहाँ पर ये हिंदुकुश लिखा है और ये रेड कलर से पूरा हिंदुकुश को दिखाया गया है। तो ये भी अपने कराकोरम का ही एक विस्तार है और हिंदुकुश कहाँ पे है? अफगानिस्तान में।
अब देखिए जो कराकोरम है इसमें बहुत ज्यादा ग्लेशियर मिलते हैं। अगर ध्रुवीय प्रदेशों को छोड़ दें तो बाकी के पूरे विश्व में जो सबसे ज्यादा ग्लेशियर पाया जाता है वो इसी कराकोरम में मिलता है। सियाचिन ग्लेशियर है और द बियाफो ग्लेशियर है, ये विश्व के दूसरे और तीसरे नंबर के सबसे बड़े ग्लेशियर हैं। अब देखिए बात करेंगे पूर्वांचल पर्वत श्रृंखलाओं की। तो ये पहाड़ियां भी हिमालय पर्वत का ही हिस्सा हैं, जो भारत का पूर्वांचल का हिस्सा है। यहाँ पर आपको ये पहाड़ियां दिखाई देंगी और ये हिमालय का ही हिस्सा हैं। अब देखिए ये जो पहाड़ियां हैं 5 राज्यों में फैली हैं, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो इसमें एक पहाड़ी आपकी आ गई पटकाई बुम। ये जो पटकाई बुम पहाड़ी है ये असम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम राज्यों में फैली है। पटकाई बुम पर्वत श्रेणियों को अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि जो नागालैंड है इसमें इनको नागा पहाड़ियों के नाम से, पटकाई बुम को नागालैंड में नागा पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। मिजोरम में इनको लुशाई पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। अच्छा, हिमालय की ये जो पहाड़ियां हैं पूर्वांचल श्रृंखला, इसका वो हिस्सा जो म्यांमार देश में फैला है उसको अराकान योमा कहते हैं। अगर पूछा जाए अराकान योमा पहाड़ियां किस देश में हैं तो ये आपके म्यांमार में हैं और हिमालय का ही हिस्सा हैं। पटकाई में 3 पहाड़ियां शामिल हैं आपकी। देखिए पटकाई बम जो अभी हम लोगों ने देखी, इसके साथ ही गारो, खासी, जयंतिया, ये जो 3 आप पहाड़ियां देख रहे हैं गारो, खासी, जयंतिया, ये भी पटकाई में शामिल हैं। और इसके साथ ही लुशाई पहाड़ियां भी गारो, खासी, जो लुशाई पहाड़ियां हैं ये भी पटकाई का ही हिस्सा हैं। गारो, खासी, जयंतिया रेंज जो है, ये तीनों जो आपकी फैली हुई हैं गारो, खासी, जयंतिया, ये आपके मेघालय राज्य में है। और अच्छा देखिए यहाँ पर आपका मासिनराम और चेरापूंजी भी पाया जाता है जो विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा वाले स्थान हैं। इस क्षेत्र की जो सबसे ऊंची चोटी है अरुणाचल प्रदेश की माउंट दफा है, जिसकी ऊंचाई 4578 मीटर है। और देखिए जो पटकाई और अन्य जो पहाड़ियां हैं इन सभी को मिला करके पूर्वांचल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। देखिए जो अपना पूरा का पूरा हिमालय पर्वत है इसको 2 भागों में हम लोग विभाजित कर सकते हैं, पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय। पश्चिमी हिमालय में सिंधु नदी से और काली नदी के बीच में जो हिमालय का भाग है वो आ जाता है। देखिए ये अपनी सिंधु नदी यहाँ पर दिखाई गई है, ये पूरी सिंधु नदी बह रही है। और काली नदी अगर आप देखेंगे तो जो नेपाल है इसके पास में यहाँ पर आपको काली नदी मिलेगी। तो यानी ये पूरा जो हिमालय का क्षेत्र है ये आपका पश्चिमी हिमालय हो गया। और इसके आगे का जो हिस्सा हो गया हिमालय का, ये पूर्वी हिमालय हो गया। पूर्वी हिमालय कहां से कहां तक है? काली नदी से। और फिर ये देखिए यहां पर जो अपनी ब्रह्मपुत्र नदी है यहां तक, ये पूरा जो हिस्सा है ये आपका पूर्वी हिमालय हो गया। अच्छा, अगर हम लोग कहें पश्चिमी हिमालय में कौन कौन सी श्रेणियां आती हैं, वैसे तो बहुत सारी आएंगी, लेकिन 1-2 नाम के लिए धौलाधर है, पीर पंजाल है, कुमायूं है, मसूरी है, ये सारी आपकी पश्चिमी हिमालय का हिस्सा है। वहीं पे पूर्वी हिमालय में जैसे दुधवा है, मुरे है, चूरिया है, डाफला है, मिरी है, अबोर है, मिश्मी है, ये सारी श्रेणियां आपके पूर्वी हिमालय का हिस्सा हो जाएंगी। अब देखिए हिमालय को नदियों के आधार पर एक और तरीके से विभाजित किया जाता है, लेकिन ध्यान रहे जो अभी पश्चिमी और पूर्वी हिमालय मैंने आपको बताया था ये उससे एक नए तरीके का अलग विभाजन है, यानी वो अलग टॉपिक है, ये अलग टॉपिक है। तो इसमें हिमालय को 4 भागों में, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय में विभाजित किया जाता है। तो देखिए जो सिंधु और सतलज नदी के बीच हिमालय का क्षेत्र है इसको पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, सिंधु और सतलज नदी के बीच का क्षेत्र। अच्छा, ये आपको मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ मिलेगा, इसीलिए इसको जम्मू और हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, पंजाब हिमालय को। इसमें जो मुख्य श्रेणियां हैं वो है कराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, धौलाधर और जास्कर। और इसकी पूरी की पूरी लंबाई है 560 किलोमीटर, यानी कि 560 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है।
नंगा पर्वत जो 8126 किलोमीटर ऊंचा है, पंजाब हिमालय में ही पाया जाता है। इसके बाद आता है कुमाऊं हिमालय। तो ये सतलज और काली नदी के बीच का क्षेत्र है। इसका पश्चिमी भाग गढ़वाल हिमालय और पूर्वी भाग कुमाऊं हिमालय है। तो यानी कि ये जो लिखा है कुमाऊं हिमालय, ये सतलज और काली नदी के बीच का क्षेत्र है। मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पर आपको काली नदी मिलेगी और इधर आपकी सतलज नदी है। दोनों के बीच के क्षेत्र को कुमाऊं हिमालय नाम दिया गया। और कुमाऊं हिमालय में भी जो कुमाऊं हिमालय का पश्चिमी क्षेत्र है उसको गढ़वाल कहते हैं। अगर आप कभी इस क्षेत्र में घूमने जाएंगे तो आप सुनेंगे गढ़वाली भाषा। तो यानी कि ये गढ़वाल हिमालय से संबंधित भाषा। तो जो अपना कुमाऊं हिमालय का पश्चिमी क्षेत्र है वही गढ़वाल हिमालय कहलाता है। और ये पंजाब हिमालय से ज्यादा ऊंचा है, यानी कि जो ये कुमाऊं हिमालय है पूरा अपना, ये पंजाब हिमालय से ऊंचा है। इसमें आपको नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ इत्यादि चोटियां मिल जाएंगी। गंगा और यमुना का जो उद्गम है, जो गंगोत्री है, यमुनोत्री है, वो भी आपको यहीं पर मिलेगा। देखिए कुमाऊं हिमालय की जो टोटल लंबाई है 320 किलोमीटर है। और यहाँ पे आपको झीलें वगैरह मिल जाएंगी, जैसे नैनीताल है, भीमताल है। तो नैनीताल में तल्लीताल, मल्लीताल वगैरह आपने शायद देखा होगा। तो ये सारी झीलें यहाँ पे मिल जाएंगी। और इसके साथ ही अपना चार धाम, पंचप्रयाग, पंचकेदार, ये सारे जो तीर्थ स्थल हैं ये भी कुमाऊं हिमालय का ही हिस्सा हैं। अब देखिए बात करेंगे नेपाल हिमालय की। तो ये काली नदी, इधर जो अपनी काली नदी है और जो इधर तीस्ता नदी है, इनके बीच में फैला हुआ है। टोटल ये 800 किलोमीटर लंबा है। और इसमें विश्व की कुछ जो बहुत ज्यादा ऊंची चोटियां हैं वो आपको नेपाल हिमालय में ही मिलेंगी। जैसे कि आपकी माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, लाओत्से है, मकालू है, चोयू है, मनासलू है, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है। इस तरह की बहुत सारी ऊंची ऊंची चोटियां आपके नेपाल हिमालय का हिस्सा हैं। इसके साथ ही इसमें से बहुत सारी नदियां भी निकलती हैं, जैसे मेची, कोशी, बागमती, गंडक, कर्णाली। ये सारी नदियां भी नेपाल हिमालय से निकलती हैं। और काठमांडू घाटी जो है, यहाँ की प्रसिद्ध घाटी है जहां पर अपना पशुपतिनाथ भगवान का मंदिर है, वो काठमांडू घाटी प्रसिद्ध है यहाँ पर नेपाल हिमालय में। हिमालय के इस विभाजन का जो आखिरी हिस्सा है वो हो गया हमारा असम हिमालय। तो असम हिमालय तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में फैला है। यानी तीस्ता नदी और इधर जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, इसके बीच में हिमालय का जो हिस्सा है इसको हम लोग असम हिमालय के नाम से जानते हैं। इसमें आपको ब्रह्मपुत्र है, लोहित है, दिबांग है, दिहांग है, इस तरह की जो नदियां हैं वो आपको असम हिमालय से होकर के निकलती हुई दिखाई देंगी। अब देखिए जो अपना असम हिमालय है ये बेसिकली इसकी जो पश्चिमी सीमा है, देखिए ये इधर पूर्व हो गया, इधर अपना पश्चिम हो गया। तो जो असम हिमालय की पश्चिमी सीमा है वो भूटान से लगी हुई है। और जो अपने असम हिमालय की पूर्वी सीमा है, देखिए पूर्वी सीमा कहाँ पे है, ये सांगपो रिवर बह रही है। और यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ मैप में यहाँ पर ये बहुत तेजी से एक मोड़ बना रही है, काफी तेजी से मुड़ रही है। तो जहां पर ये सांगपो नदी मुड़ती है, यहाँ पर अपने असम हिमालय की पूर्वी सीमा है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, पश्चिमी सीमा है भूटान के पास और पूर्वी सीमा है जहां पर ये अपनी सांगपो नदी तेज मोड़ बनाती है। अच्छा, हिमालय का जो ये हिस्सा है असम हिमालय, इसकी सबसे ऊंची चोटी है नमचा बरवा, नामचा बरवा भी लिखा मिलेगा। इसके अलावा ग्यालापेरी, कंगतो पर्वत, नेक्सी कंसंग, ये सारी भी चोटियां यहाँ पर मिल जाएंगी। अच्छा, नाम तो इसका असम हिमालय है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये केवल असम राज्य में है। दक्षिण पूर्वी तिब्बत, उत्तरी असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इन सभी स्थानों पर ये असम हिमालय फैला हुआ है। देखिए, अब हम लोगों ने ये जो नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन था इसको भी देख लिया। एक छोटी सी हिमालय के बारे में आपको और जानकारी दूंगा। देखिए, जो हिमालय का ऐसा हिस्सा जो कश्मीर राज्य में पड़ता है, इसको हम लोग कश्मीर हिमालय के नाम से जानते हैं। और कश्मीर हिमालय में आपको कराकोरम है, यहाँ पर नंगा पर्वत है, जास्कर है, पीर पंजाल है और लद्दाख श्रेणी जो है,
ये सारे आपको कश्मीर हिमालय में मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा कश्मीर हिमालय का हिस्सा नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए काराकोरम, लद्दाख, नंगा पर्वत, जास्कर और पीर पंजाल ये कश्मीर हिमालय के हिस्से हैं। इसके अलावा जो ऑप्शन में स्थान दिया होगा उसका संबंध कश्मीर हिमालय से नहीं होगा। जहां तक देखिए हम लोगों ने हिमालय पर्वत की जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां थी उनको कवर किया। अब हम लोग विंध्य पर्वत श्रृंखला की बात करेंगे। तो विंध्य श्रृंखला कहां पे है? मैप में देखिएगा, ये रेड कलर से यहां से लेकर और यहां तक ये जो पूरा हिस्सा है रेड कलर की लाइन, ये विंध्य पर्वत श्रृंखला को दर्शाती है। अच्छा, हमारी जो विंध्य पर्वत श्रृंखला है इसका निर्माण प्लेट टेक्टोनिक की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि दक्षिण में नर्मदा रिफ्ट वैली के नीचे जो भ्रंश का निर्माण हुआ था उसकी वजह से विंध्य पर्वत श्रृंखला बनी है। तो सिंपल अगर आपको मैं बताऊं, क्वेश्चन आ जाए विंध्य पर्वत श्रृंखला के निर्माण के पीछे निम्न में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं, तो आप भ्रंश पर टिक करके आएंगे, ना कि प्लेट टेक्टोनिक या प्लेट विवर्तनिक पे। सही आंसर आपका भ्रंश होगा। अच्छा, ये जो अपनी विंध्य श्रृंखला है कहां से कहां तक है? गुजरात के गोबद से चलती है और इसके बाद बिहार के सासाराम से होती हुई पूर्व पश्चिम दिशा में नर्मदा घाटी के समानांतर फैली है। तो कहां से चलती है? गुजरात के गोबद से और बिहार के सासाराम से होती हुई, और हम लोगों ने कहा नर्मदा घाटी के समानांतर है। तो देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रही है नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा के बीच में, और ये जो मैंने आपको मैप पर नर्मदा नदी दिखाई है ठीक इसके समानांतर आप देख सकते हैं विंध्य श्रृंखला फैली हुई है। देखिए विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई 1086 किलोमीटर है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का जो सबसे उच्चतम बिंदु है, यानी कि सबसे ऊंची जो चोटी है, वो सद्भावना शिखर है। इस चीज को आपको नहीं भूलना है। मिलान करने के लिए आ जाता है कि पर्वतों को उनकी सबसे ऊंची चोटी से मिलाइए, तो विंध्य को आप सद्भावना शिखर से मिला के आएंगे। विंध्य रेंज के अधिकांश भाग प्राचीन काल की क्षैतिज परतदार चट्टानों से बने हैं। बस इसको याद रख लीजिए कि क्षैतिज परतदार चट्टानों से बने हैं। और ये जो श्रेणी है, देखिए ये जल विभाजक या वाटर शेड का काम करती है। जल विभाजक क्या करता है? दो नदियों के पानी को अलग अलग करता है, या कह लीजिए पानी की धारा को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो ये बीच में आपका जल विभाजक कहलाएगा। तो जो विंध्य रेंज है ये भी जल विभाजक की तरह काम करती है। गंगा प्रणाली और दक्षिण भारत की जो नदी प्रणालियां हैं, एक तो अपनी जो गंगा और सहायक नदियां हैं और दूसरा जो अपने दक्षिण भारत की नदियां हैं, इनके बीच का जल विभाजक कौन सा है? विंध्य श्रृंखला। अच्छा, इन्हें पन्ना है, कैमूर है, रीवा है, इन नामों से भी जाना जाता है। और इसके नाम पे आप एमपी में देखिए आपको डिस्ट्रिक्ट भी मिल जाएगा, पन्ना डिस्ट्रिक्ट, रीवा डिस्ट्रिक्ट, ये आपको मिल जाएंगे। थोड़ा सा मैप में इनको अभी हम लोग देखेंगे। तो जो विंध्य पहाड़ियां हैं इनकी भौगोलिक स्थिति क्या है? मालवा के पठार के दक्षिण में। अच्छा देखिए, एक बार मैं आपको दिशा जरूर बता देता हूं जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। ये पूर्व होता है इस तरफ, दूसरी तरफ पश्चिम होता है, ऊपर उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है। तो जब कहा जा रहा है मालवा पठार के दक्षिण में, यानी मालवा पठार के नीचे की ओर, देखिए मैप में देखिएगा, इस मैप की बात हो रही है। इसमें देखिए मालवा पठार जो है इसके नीचे की ओर ये अपनी विंध्य श्रृंखला फैली है। सोन नदी के उत्तर में है। देखिए यहां पर इस मैप में देख लीजिए, जो नीचे वाला मैप है इसमें आप जब देखेंगे ये अपनी सोन नदी दिखाई गई है, और इसके उत्तर में आपको यहां पर विंध्य रेंज, ये विंध्य रेंज आपकी दिखाई गई है। गुजरात और राजस्थान की सीमा के पूर्व में यह पड़ जाता है विंध्याचल पहाड़ी, और गुजरात से शुरू होकर ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार तक जाती है। यानी कि 4 राज्यों को कवर कर रही है, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। अच्छा, इस पर्वत श्रृंखला को 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो भारनेर की पहाड़ियां, देखिए यहां पर मैप में देखिए, ये वाला जो मैप है इसकी बात हो रही है। इस मैप में देखिए ये आपकी भारनेर की पहाड़ियां हो गई। इसके साथ ही आपकी पारसनाथ की पहाड़ियां जो झारखंड में है, यहां पर ये आपका लिखा है पारसनाथ, और इसके साथ ही कैमूर पहाड़ी। तो यहां पर देखिए इस वाले मैप में नीचे की ओर देखिए मैप में, ये यहां पर कैमूर हिल्स लिखा है। अब अगली जिस पर्वत श्रृंखला को हम लोग देखने जा रहे हैं ये है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। पहले मैप में देखिएगा, यहां पर देखिए ये लिखा है सतपुड़ा रेंज,
और जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है ये 3 राज्यों में आपको मिलेगी, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। लेकिन इसका जो ज्यादातर हिस्सा है वो मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। अच्छा, अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो इसके उत्तर में नर्मदा नदी है, यानी इसके ऊपर की ओर नर्मदा नदी है और नीचे तापी नदी है। ये देखिए, ये आपकी नर्मदा नदी है जो सतपुड़ा के ऊपर है, और ये देखिए तापी नदी जो है सतपुड़ा के नीचे यानी दक्षिण दिशा में है। दोनों ही ये भ्रंश घाटियों में बहती है, नर्मदा और तापी। और इसके बीच जो सतपुड़ा पर्वत है इसको हम लोग ब्लॉक पर्वत कहते हैं। जब दो भ्रंश घाटियों के बीच में कोई पर्वत होता है तो उसे ब्लॉक पर्वत कहते हैं। तो सतपुड़ा रेंज एक ब्लॉक पर्वत हो गया, और सतपुड़ा जो है टेक्टोनिक पर्वत है। हम लोगों ने देखा था विंध्य रेंज जो है ये टेक्टोनिक नहीं है, लेकिन जो सतपुड़ा है ये एक टेक्टोनिक पर्वत है। इसका निर्माण लगभग 1.6 अरब साल पहले संरचनात्मक उत्थान की वजह से हुआ था, यानी दो प्लेट आपस में टकराई और थोड़ा सा यहां पर जो मलबा वगैरह है वो ऊपर उठ गया। इसकी वजह से जो सतपुड़ा है इस तरह की प्रक्रिया से बना था, और ये लगभग 900 किलोमीटर तक लंबा है। देखिए, जो सतपुड़ा पर सबसे ऊंचा स्थान है वो आपका हो गया पंचमढ़ी, और पंचमढ़ी पे जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है धूपगढ़, जो 1350 मीटर ऊंची है। तो सतपुड़ा का सबसे ऊंचा स्थल पंचमढ़ी, और पंचमढ़ी पे कौन सी चोटी है आपको मिलेगी? धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। अच्छा, ये गोंडवाना चट्टानों की उपस्थिति है इसमें, यानी गोंडवाना चट्टानों से बना है, इसीलिए यहां पर आपको बॉक्साइट के निक्षेप मिल जाएंगे। इसके साथ ही जो धुआंधार जलप्रपात का आपने नाम सुना होगा मध्य प्रदेश के, ये भी सतपुड़ा पर्वत पर ही है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को पश्चिम से पूर्व की ओर 3 भागों में डिवाइड किया गया है, राजपीपला पहाड़ियां, महादेव की पहाड़ियां और मैकाल की पहाड़ियां। तो जो सतपुड़ा की पहाड़ियों का सबसे उच्चतम बिंदु है धूपगढ़, ये आपके महादेव की पहाड़ियों का हिस्सा है। तो धूपगढ़ किससे संबंधित हो गया? महादेव की पहाड़ियों से। और जो ताप्ती नदी निकलती है ये भी महादेव की पहाड़ियों से ही निकलती है। तो दो चीजें हो गई, धूपगढ़ की पहाड़ी और ताप्ती नदी, दोनों किससे संबंधित हैं? महादेव की पहाड़ियों से। अच्छा, मैकाल की जो पहाड़ियां हैं इनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो अमरकंटक, जहां से नर्मदा और सोन नाम की 2 नदियां निकलती हैं। देखिए, ये आपकी जो सोन रिवर बह रही है, और इसके साथ ही ये देखिए यहां पर जो नर्मदा नदी बह रही है, ये दोनों कहां से निकलती हैं? अमरकंटक से। और अमरकंटक कहां है? ये देखिए, ये मैकाल रेंज दिखाई गई है, मैकाल की पहाड़ियां दिखाई गई हैं, इसी में अमरकंटक है, जहां से आपकी नर्मदा भी निकल रही है, इस दिशा में जा रही है, और ये आपकी सोन भी यहीं से निकल रही है। देखिए, अगर हम लोग इन नदियों के मार्ग की बात करें तो जो अमरकंटक से सोन नदी निकलती है ये जाकर गंगा में मिलती है, जबकि जो नर्मदा निकलती है ये अपना जल ले जाकर के खंभात की खाड़ी में गिराती है। और देखिए, जो हमारी मैकाल की पहाड़ियां हैं इसका जो सबसे उच्चतम बिंदु है, यहां पर जो मैकाल रेंज है इसका सबसे उच्चतम बिंदु अमरकंटक ही है, जहां से अभी हम लोगों ने देखा सोन और नर्मदा निकल रही है। और इस अमरकंटक की ऊंचाई कितनी है? 1036 मीटर। तो हम लोगों ने सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, विंध्य पर्वत श्रृंखला को देख लिया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्वत श्रृंखला है पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला। यहां इसको इंग्लिश में वेस्टर्न घाट कहते हैं, और आप मैप पर जब देखेंगे तो ये देखिए यहां से ये पूरी इतनी ज्यादा लंबाई में वेस्टर्न घाट फैला है। इसकी देखिए जो इसका जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण दिशा में है, और इसकी जो कुल लंबाई है वो 1600 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला की कितनी है? 1200 मीटर, यानी ऊंचा औसत रूप से बात हो रही है। औसत ऊंचाई 1200 मीटर हो गई, और इसकी जो लंबाई है वो 1600 किलोमीटर हो गई। अच्छा, अगर हम लोग भारत में बात करें सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की, ऊंची की बात नहीं हो रही है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की, तो वेस्टर्न घाट सेकेंड नंबर पर आता है। फर्स्ट नंबर पर हिमालय है जो सबसे लंबा है, और इसके बाद वेस्टर्न घाट है जो दूसरे नंबर पे आता है। अच्छा, अब हम लोग कुछ फैक्चुअल जानकारी पहले देखेंगे, क्योंकि हम लोग पश्चिमी घाट को काफी डिटेल में देखने वाले हैं। तो पहली बात तो आ जाती है कि जो इसमें उत्तरी सह्याद्री है उसकी सबसे ऊंची चोटी है कालसू बाई। मैं आपको एक बार मैप पर दिखाता हूं कालसू बाई। यहां पर देखिए ये लिखा है कालसू बाई हिल, तो ये आपकी कालसू बाई चोटी हो गई।
इसके साथ ही कालसूबाई के दक्षिण में आपको महाबलेश्वर भी मिल जाएगा। और ये जो कालसूबाई और महाबलेश्वर है ये किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। इसके साथ ही थोड़ी सी बात गुजरात की करेंगे। इस वाले मैप को अब देखिए तो गुजरात में 3 पहाड़ियां आपको दिखाई देंगी। एक तो आपकी हो गई गिर पहाड़ियां यहां पर, इसके साथ ही आपकी बरदा पहाड़ियां या बारदा पहाड़ियां हो गई यहां पर, और आपकी जो मांडव पहाड़ियां हैं वो यहां पर आपको दिखाई दे रही हैं। और जो अपना गुजरात का गिर है वहां पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। यहां पर देखिए मैप में देखिए लिखा भी है गिर राष्ट्रीय उद्यान, तो यहां पर आपको एशियाई शेर देखने को मिलेंगे। थोड़ी सी बात करेंगे नीलगिरी पर्वत की। तो देखिए जो अपना नीलगिरी पर्वत है ये पश्चिमी घाट, यहां पर जो अपना पश्चिमी घाट है, और इधर इसी तरह से जो अपना पूर्वी घाट है जिसको अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, इन दोनों को मिलाता है नीलगिरी पर्वत। यहां पर देखिए इस वाले मैप में अब आपको देखना है, यहां पर ये इधर आपका पश्चिमी घाट आया और इधर से आपका ये पूर्वी घाट आया, और ये दोनों कहां पर आपस में मिल रहे हैं? नीलगिरी पर्वत के पास ये आपस में मिल रहे हैं। तो दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत एक दूसरे से मिलकर एक पर्वतीय गांठ का निर्माण करते हैं, और इसी को नीलगिरी पर्वत कहते हैं। नीलगिरी पर्वत एक ब्लॉक माउंटेन है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। तो इसको मैं आपको एक बार मैप पे दिखाता हूं। इसी मैप में देखिएगा नीचे वाले, ये देखिए यहां पर आपकी डोडा बेटा चोटी है। तो जो डोडा बेटा है दक्षिण भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ऊटक मंडल या ऊटी भी इसी पर स्थित है, जो आपका ऊटी स्थान है जहां लोग घूमने जाते हैं, ये भी आपके नीलगिरी पर्वत पे ही है। नीलगिरी पर्वत का विस्तार तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में है। केरल का प्रसिद्ध सदाबहार वन जो साइलेंट वैली या शांत घाटी के नाम से जाना जाता है, वो भी नीलगिरी पहाड़ियों में ही स्थित है। देखिए पहाड़ों में कुछ प्राकृतिक रास्ते होते हैं जिससे हो करके लोग, वाहन वगैरह एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा पाते हैं। तो इन प्राकृतिक रास्तों को ही दर्रा कहते हैं। तो अपना जो पश्चिमी घाट है इसमें 3 मुख्य दर्रे आपको मिलेंगे। एक तो हो गया थाल घाट जो कि नासिक को मुंबई से जोड़ता है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, और इसी थाल घाट दर्रे से होकर के मुंबई नागपुर सड़क मार्ग गुजरता है। दूसरा हो गया भोर घाट, ये मुंबई और पुणे को जोड़ता है। मैप पर यहां पर आपका भोर घाट है। ये जो है आपका भोर घाट महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, और जैसा मैंने आपको बताया मुंबई से पुणे जाने वाली जो सड़क है उसको भोर घाट जोड़ता है। जो अंतिम दर्रा है वो है पाल घाट, यहां पर देखिए मैप में। और ये जो पाल घाट है ये तमिलनाडु के कोयंबटूर स्थान को केरल के पालक्काड से जोड़ता है, यानी तमिलनाडु और केरल को जोड़ रहा है। ये कहां पे स्थित है? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच केरल राज्य में स्थित है। देखिए पश्चिमी घाट को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ऊपर का जो हिस्सा है यहां मैप में देखिएगा, ये पूरा जो हिस्सा फैला हुआ है पश्चिमी घाट का, इसको उत्तरी खंड कहते हैं। उसके बाद आपका यहां से, ये देखिए यहां से नीचे तक का जो हिस्सा है ये मध्य खंड कहलाता है, और जो सबसे नीचे वाला यहां पर ये जो हिस्सा है इसको हम लोग दक्षिणी खंड कहते हैं। तो पश्चिमी घाट का जो उत्तरी खंड है सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे। तो ये जो पूरा उत्तरी खंड है इसको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। औसत ऊंचाई 1200 मीटर के आसपास है, और ये पूरा जो हिस्सा है आग्नेय चट्टानों से बना है। देखिए सह्याद्री का सबसे ऊंचा जो भाग है वो हो गया महाबलेश्वर, और यहां से आपकी कृष्णा नदी निकलती है। इसके साथ ही इसमें कुछ अन्य चोटियां हैं जैसे कलासूबाई है, सालहेर है, हरिश्चंद्रगढ़ है। ये सारी जो पर्वत चोटियां हैं ये हमारे सह्याद्री का हिस्सा हैं, और हमारे सह्याद्री से बहुत बड़ी बड़ी अलग अलग नदियां निकलती हैं, और दक्षिण भारत में ये एक वाटरशेड के रूप में काम करता है। तो जिन चोटियों की, जिन स्थानों की बात हम लोगों ने की उसको मैप पे देखेंगे। देखिए सबसे ऊपर यहां पर सालहेर है, ये जो आपको लोकेशन दिखाई गई है। यहां पर आपका जो हम लोगों ने पिछली स्लाइड में थाल घाट दर्रे की बात की थी वो यहीं पर है, थाल घाट। और अभी हम लोगों ने हरिश्चंद्र रेंज की बात की, तो हरिश्चंद्र चोटियां यहां पर हैं। और ये जो आपका नीचे का हिस्सा है ये आपका महाबलेश्वर है। अब बात करेंगे पश्चिमी घाट के मध्य खंड की।
तो ये कर्नाटक और गोवा राज्यों से होकर के निकलता है मध्यखंड और नीलगिरी में समाप्त होता है। देखिए मैप पर देखिएगा, ये लिखा है आपका सेंट्रल वाला पार्ट जो है पश्चिमी घाट का, और ये कहाँ पे खत्म हो रहा है, नीलगिरी पहाड़ियों पे खत्म हो रहा है। ऑलरेडी हम लोगों ने नीलगिरी पहाड़ियों को डिटेल में देखा है और हम लोगों ने देखा था कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। अच्छा, जो कर्नाटक की बाबा बूदन पहाड़ियां हैं वो इसी मध्य खंड का हिस्सा हैं और ये अपने काफी बागानों के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके साथ ही तुंगभद्रा नदी की जो एक उद्गम शाखा है वो भी आपके इसी हिस्से से यानी कि मध्य हिस्से से ही होकर के निकलती है। और यहाँ पर जो देखिए चट्टाने हैं वो ग्रेनाइट और नीस की बनी है। आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से ये पूरा मध्य वाला पश्चिमी घाट का ये मध्य का हिस्सा बना हुआ है। अच्छा, यहाँ पर कुछ चोटियां भी हैं। अगर हम लोग इस पूरे मध्य वाले भाग की बात करें, पूरे की बात करें, तो इसकी औसत ऊंचाई निकलती है 1200 मीटर। अब यहाँ पर चोटियां कौन सी हैं, जैसे कि वाबुल माला हो गया, कुद्रेमुख हो गया, पुष्पगिरी हो गई, ये सारी चोटियां यहाँ पर आपको मिलेंगी। तो जो कुद्रेमुख है, देखिए ये जो लोकेशन वाला साइन है इससे कुद्रेमुख को यहां पर दिखाया गया है। अच्छा, हम लोगों ने नीलगिरी पर्वत को ऑलरेडी देख लिया है और इसकी जो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है वो डोडा बेटा है। यहां पर देखिए ये आपकी डोडा बेटा दिखाई गई है। अब बात करेंगे पश्चिमी घाट के दक्षिणी खंड की। तो इसमें अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियां शामिल हैं। देखिए ये पूरा जो हिस्सा है ये आपका पश्चिमी घाट का दक्षिणी खंड है। इसमें देखिए जो पाल घाट गैप मिलता है वो पश्चिमी घाट में सबसे बड़ा गैप है। ये नीलगिरी को अन्नामलाई पहाड़ियों से अलग करता है। यहां पर देखिएगा, ये मैप में आप देखिए पाल घाट गैप दिखाया गया है यहां पर, और ये जो पूरा पाल घाट गैप है इसके ऊपर आप देखिए नीलगिरी पहाड़ियां हैं, नीचे अन्नामलाई पहाड़ियां हैं और इन दोनों को अलग कर रहा है पाल घाट गैप। देखिए अन्नामलाई चोटी अन्नामलाई पहाड़ियों का उच्चतम बिंदु है। तो जो आपकी अन्नामलाई पहाड़ियां हैं उसका उच्चतम बिंदु हो गया अन्नामलाई चोटी, और ये जो अन्नामलाई चोटी है ये प्रायद्वीपीय भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा, जो अन्नामलाई है इसी का एक हिस्सा हो जाती है पलनी या पलानी पहाड़ियां, और अन्नामलाई श्रेणी का हिस्सा हो गई पलानी पहाड़ियां, और इस पलानी पहाड़ी पे आपको कोडाई कनाल हिल स्टेशन मिल जाएगा। यानी कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कोडाई कनाल हिल स्टेशन कहाँ स्थित है, तो पलानी पहाड़ियों पे स्थित है। और जो पलानी या पलनी पहाड़ियां हैं ये अन्नामलाई श्रेणी का ही एक हिस्सा है। इसके साथ ही जो इलायची की पहाड़ियां हैं, इलायची की पहाड़ियां अन्नामलाई पहाड़ियों के दक्षिण में हैं और शेन कोट्टई दर्रे द्वारा इनसे अलग होती हैं। यानी कि अन्नामलाई पहाड़ियों से इलायची की पहाड़ियां किस दर्रे द्वारा अलग होती हैं, शेन कोट्टई दर्रे द्वारा, और इलाई मलाई नाम से भी इन पहाड़ियों को जाना जाता है। इलायची की खेती के लिए ये प्रसिद्ध हैं। देखिए जो कार्डोमम पहाड़ियां हैं या इलायची पहाड़ियां जिसको कहते हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको हम लोग अलग से थोड़ा देख लेते हैं। यहां पर देखिए मैप में ये कार्डोमम पहाड़ियां आपको दिखाई गई हैं। तो इसकी स्थिति केरल और तमिलनाडु के बीच में है। भारत की सबसे दक्षिण में स्थित ये पहाड़ियां हैं, यानी कि आप देख सकते हैं जो भारत का दक्षिणतम भाग है वहां पर ये कार्डोमम पहाड़ियां आपको मिल रही हैं। इस पहाड़ी को पश्चिम घाट पहाड़ी का विस्तार माना जाता है और इस पहाड़ी को इल्ला मलाई पहाड़ी भी कहा जाता है। यहाँ पर मसालों की खेती होती है जिसकी वजह से ये फेमस है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इलायची की खेती के नाम इलायची की खेती होती है, इसीलिए इसको इलायची पहाड़ियां भी कहा जाता है। और जो पेरियार नदी है वो इसी पहाड़ी से निकलती है। तो आपको याद रखना होगा जो पेरियार नदी है वो कार्डोमम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी से होकर के निकलती है। देखिए पश्चिमी घाट की कुछ और भी पहाड़ियां हैं जिनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हम लोग लेंगे। तो पहले आती है महेंद्रगिरी पहाड़ी। ये जो आपकी कार्डमम पहाड़ी जिसके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो कार्डमम पहाड़ी का ही एक विस्तार है महेंद्रगिरी पहाड़ी, और ये आपको तमिलनाडु में मिलेंगी। इसके बाद आती है नागरकोई पहाड़ी। तो ये भी कार्डमम पहाड़ी का ही विस्तार है और इसमें आपको सिनकोट दर्रा मिलेगा जो केरल के त्रिवेंद्रम को तमिलनाडु के मदुरई से जोड़ता है। तो सिनकोट दर्रा आपके नागरकोई पहाड़ियों में है और केरल के त्रिवेंद्रम को तमिलनाडु के मदुरई से जोड़ता है। इसके बाद आती हैं पालनी पहाड़ियां।
तो इस पहाड़ी की अवस्थिति भी तमिलनाडु में है और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जो कोडाई कनाल है वो पालनी पहाड़ी पे ही स्थित है। इसके बाद बाबा बूदन पहाड़ी, तो ये जो बाबा बूदन पहाड़ी है एक सूफी संत थे बाबा बूदन, उन्हीं के नाम पर इनका नाम पड़ा है। ये कर्नाटक के चिकमंगलूर में आपको पहाड़ियां मिलेंगी। इसके ऊपर आपको काफी और लौह अयस्क मिल जाएगा। तो जो आपका बाबा बूदन पहाड़ी पे जो कुद्रेमुख है, कुद्रेमुख में आपको लौह अयस्क के भंडार मिलेंगे और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो मुलियानगिरी है और ये कर्नाटक की भी सबसे ऊंची चोटी है। फिर आती हैं सतमाला पहाड़ियां। तो उत्तर में पश्चिम घाट का पहला पर्वत श्रेणी जो है वो सतमाला है। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं ये अपनी सतमाला हिल्स दिखाई गई हैं। जो बालाघाट श्रेणी है, अजंता जो रेंज है, यहाँ पर जो अजंता दिखाई गई है, ग्वालीगढ़ श्रेणी है, ये सारी सतमाला पहाड़ी का ही हिस्सा है। बालाघाट श्रेणी जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थित है और मैग्नीज इसमें पाया जाता है, यानी मैग्नीज के भंडार हैं। अजंता पहाड़ी की बात करें तो ये पहाड़ी महाराष्ट्र में ताप्ती नदी के दक्षिण में है। देखिए चित्र में साफ साफ आपको दिख रहा है, ये आपकी ताप्ती रिवर है और इसके नीचे ये जो ताप्ती रिवर के दक्षिण का हिस्सा है, यहां पर आपको अजंता श्रेणियां मिल जाती हैं और इसमें जो गुफाओं में चित्रकारी है उसके लिए ये फेमस है। देखिए हम लोगों ने पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला को भी पूरी तरह से देख लिया। अब बात करेंगे पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला की। तो जो पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला है ये महानदी और वैगई नदियों के बीच फैली है। मैप में देखिएगा ये आपकी यहाँ पर महानदी है, ऊपर जो ब्लैक कलर से मैंने दिखाई, और सबसे नीचे देखिए यहाँ पर आपकी वैगई नदी है। तो इस पूरे हिस्से में आपके पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला फैली है। ये मुख्य रूप से धारवाड़ आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से बने हैं। अच्छा देखिए पश्चिमी घाट से अगर तुलना करें तो जो ये हमारा पूर्वी घाट है, एक तो इसकी ऊंचाई कम है और दूसरा ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, यानी कि पश्चिमी घाट आपको लगभग ऐसे कॉन्टिन्यूअस दिखता है, लेकिन पूर्वी घाट आपको कैसे दिखेगा, थोड़ा सा यहाँ पे पर्वत, बीच में खाली स्थान, फिर पर्वत, फिर खाली स्थान। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए जो बहने वाली यहाँ पे नदियां हैं, कृष्णा, कावेरी, महानदी, उन्होंने इस पर्वत का अपरदन किया है, यानी कि इसको काट दिया है। तो इसीलिए ये इतना आपको कॉन्टिन्यूअस नहीं दिखेगा, बीच में आपको गैप जैसे दिखाई देंगे। इसमें कौन कौन सी पहाड़ियां शामिल हैं, जैसे ओडिशा पहाड़ियां हो गई, नल्ला मल्ला पहाड़ियां हो गई। देखिए मैप पर देखिए मैंने इन चीजों को आपके लिए ऑलरेडी लिख दिया है। यहां पर ये आपकी नल्ला मल्ला पहाड़ी हो गई, इसके साथ ही आपकी पलकोंडा यहां पर हो गई, आपकी जावाद यहां पर पहाड़ी हो गई और यहां पर आपकी जो शेवराय पहाड़ी है वो हो गई। तो ये सारी पहाड़ियां आपको पूर्वी घाट में मिल जाएंगी। देखिए आप अपनी नजर मैप पर टिकाइए तो यहां पर देखिए ये जो अपनी नल्ला मल्ला पहाड़ियां हैं ये आंध्र प्रदेश में है और नल्ला मल्ला पहाड़ियों के दक्षिण में आपको शेषाचलम पहाड़ियां मिलेंगी और ये भी आपके आंध्र प्रदेश में है। तो नल्ला मल्ला पहाड़ी और इसके दक्षिण में शेषाचलम पहाड़ी। अच्छा देखिए जो अपना ये पूर्वी घाट है पूरा का पूरा, ये नीलगिरी के पास पहुंचकर, जो नीलगिरी पहाड़ियां हैं वहां पर जब ये पूर्वी घाट पहुंचता है तो पश्चिमी घाट से मिल जाता है और समाप्त हो जाता है। ऑलरेडी हम लोग नीलगिरी पर्वतमाला को देख चुके हैं। देखिए इस मैप में यहाँ पर ये जो आप ब्राउन लाइंस देख रहे हैं, ये ब्राउन लाइंस आपके पूर्वी घाट को दिखा रही हैं। और आप देखिए जो गोदावरी है और जो कृष्णा नदी है, यहाँ पर आपकी जो कृष्णा नदी बह रही है और इधर देखिए जो आपकी गोदावरी नदी बह रही है, इसके बीच में आपको ये स्थान खाली दिख रहा है। तो यहाँ पर पूर्वी घाट लगभग समाप्त हो गया है और इसका कारण क्या है, इन नदियों ने अपरदन करके इस पर्वत को काट दिया। तो जो आपका पूर्वी घाट है अलग अलग जगहों पे इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे नल्ला मलाई नाम से इसको आंध्र प्रदेश में जानते हैं, तेलंगाना में इसका पालकोंडा और वेलिकोंडा नाम है, जावाद, शेवराय, पंचमलाई और सिरुमलाई, ये सारे नाम आप तमिलनाडु में सुनेंगे। ये जितने भी नाम हैं पूर्वी घाट से जुड़े हुए हैं। अच्छा देखिए नीलगिरी जो अपना पर्वत है जो नीचे है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ पे मिलते हैं, वहां पर जो नीलगिरी पर्वत है और जो तमिलनाडु की पहाड़ियां हैं, यहाँ पर चंदन और सागौन के वृक्ष ज्यादा मात्रा में होते हैं।
अब देखिए कुछ और तथ्य बचे हैं जिनको हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। तो सिरुमालाई पहाड़ी पूर्वी घाट की सबसे दक्षिणी पहाड़ी है। अरकू घाटी में अरमाकोंडा नामक पर्वत है जो पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंचा पर्वत है। नल्ला मल्ला पहाड़ी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सीमा पर है। शेषाचलम पहाड़ियां जो हैं, शेषाचलम पर्वतमाला भी आंध्र प्रदेश में है, जो मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूं। और यहां पर शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व आपको मिलेगा। पालकोंडा और वेलगोंडा पर्वत के बीच से पेनारू नदी बहती है। तो जो पेन्नारू नदी है ये पालकोंडा और वेलीगोंडा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से निकलती है। मैप में देखिए यहाँ पर ये जो आपकी गरजात पहाड़ियां हैं, कहीं कहीं पे गरजात लिखा होगा, कहीं पे गरजात लिखा होगा। तो ये जो गरजात पहाड़ी है ये छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा राज्य में फैली है और इसे उड़ीसा उच्च भूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आज की क्लास में हम लोगों ने भारत की जो भी प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं सभी को पढ़ा है। अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं और अपनी नेक्स्ट क्लास में इसी तरह के किसी अन्य टॉपिक के साथ हम लोग फिर से अपना डिस्कशन करेंगे।